सुप्रभात बच्चों, आपका दिन अच्छा हो। इसी के साथ आज हम अपना विषय शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। जब भी कोई व्यक्ति अपनी बातें, अपने विचार किसी अपने मित्र, संबंधी या औपचारिक रूप से किसी कार्यालय में प्रेषित करना चाहता है, तब इसका सशक्त माध्यम पत्र ही होता है। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, लिखित अभिव्यक्ति की जितनी भी विधाएं हैं उसमें पत्र लेखन का विशेष महत्व है। यह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। हम मानते हैं कि आज का युग इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण परंपरागत ढंग से किए जाने वाले पत्र लेखन में कमी आ गई है, किंतु नए नाम ईमेल के साथ पत्र लेखन विधा का काफ़ी विस्तार हुआ है। सरकार की भी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य इंटरनेट के माध्यम से हों, पर चाहे हाथ से पत्र लेखन का कार्य किया जाए या इंटरनेट के माध्यम से, पत्र लेखन ही ऐसी विधा है जो लेखक और पाठक के बीच में आत्मीय संबंध उत्पन्न करने में सक्षम है। तो अब हम पढ़ेंगे पत्र लेखन की कुछ सामान्य विशेषताएं। पहली विशेषता है सरलता। पत्रों की भाषा जितनी सरल एवं सुबोध होगी, सुबोध अर्थात समझने वाली, पत्र उतना ही ग्राह्य होगा, अर्थात ग्रहण करने में हम सक्षम होंगे। पत्र की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि समझने के लिए पाठक को शब्दकोश का सहारा ना लेना पड़े। दूसरी विशेषता है स्पष्टता। पत्र में जो कुछ भी कहा जाए स्वतः स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा, निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता से तात्पर्य यह है कि पत्र को पढ़कर पाठक के मन में किसी भी प्रकार की शंका ना उठे, अर्थात जो भी लिखा है वो निश्चित होना चाहिए, उसमें संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। चौथा गुण है इसका, विशेषता है संक्षिप्तता। पत्र में जो भी बातें लिखी जाएं वे गागर में सागर भरने के समान होनी चाहिए, अर्थात कम शब्दों में अपने बात को कहने की विशेषता उसमें होनी चाहिए। मौलिकता। मौलिकता, पत्र में रटे रटाए वाक्य या पुस्तकीय वाक्य नहीं होने चाहिए। अपना मूलभूत बातें, मौलिकता, स्वयं जो हमारे अपने विचार बातें हैं वो सामने आनी चाहिए। तो पत्र लेखक पत्र में जो कुछ कहे वह मौलिक होना चाहिए। छठी इसकी विशेषता है उद्देश्य पूर्णता। हर लेखन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, अतः पत्र लिखते समय लेखक को पत्र के उद्देश्य को अपने मन में रखना चाहिए। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पत्र किसके लिए तथा क्यों लिख रहा है। अब हम आते हैं पत्र के प्रकार। पत्र शैली की दृष्टि से पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला अनौपचारिक, दूसरा औपचारिक। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं इसके बारे में समझिए। जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं उन्हें हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, अर्थात अनौपचारिक पत्र हम लिखते हैं अपने मित्र, संबंधियों और रिश्तेदारों को जो पत्र लिखते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को, सुख दुख की बातों का उल्लेख करता है, अतः इन पत्रों को हम व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। दूसरा अब है दूसरा अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। ये पत्र औपचारिक संदर्भों में लिखे जाते हैं, अर्थात
किसी भी कार्यालय, संस्था या शिकायत करने के लिए किसी भी इसमें सरकारी कार्यालयों के में जो पत्राचार किया जाता है उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। जिन लोगों के साथ इस तरह का पत्राचार किया जाता है उनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते। औपचारिक परिवेश में होने के कारण इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप होता है, या हम जिसे कहते हैं प्रारूप के अंग। अनौपचारिक पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला अंग, सबसे पहले हम लिखते हैं पत्र लेखक का पता। पत्र के सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र लेखक को अपना पता लिखना चाहिए। यदि छात्रों को परीक्षा भवन में लिखने के निर्देश दिए गए हैं तो उन्हें अपना पता न लिखकर परीक्षा भवन लिखना चाहिए तथा नगर का नाम जहां परीक्षा हो रही है वह लिख देना चाहिए। छात्रों को ऐसा कोई संकेत नहीं देना चाहिए जिससे उनके बारे में कोई भी जानकारी किसी को मिल सके। दूसरा है दिनांक। पत्र लेखक को चाहिए कि पता लिखने के बाद ठीक उसके नीचे उस दिन की दिनांक लिखे। जैसे आज दिनांक है 21 अगस्त, तो 21 को हम अंकों में लिखना चाहिए, और जो मास का नाम है, महीने का नाम है अगस्त, उसे हमें शब्दों में लिखना चाहिए, और फिर जो वर्ष का नाम है 2020, ये हमें फिर अंकों में लिखना चाहिए। इसके बाद आता है संबोधन। औपचारिक पत्रों में संबोधन का विशेष महत्व है। इन संबोधनों के माध्यम से पत्र लेखक पाठक के प्रति अपने भावना को व्यक्त करता है। संबोधनों को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अपने से छोटे को पत्र लिखा गया है या बड़े को, तथा इसमें कितना प्यार या सम्मान व्यक्त किया गया है। संबोधन के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे यदि हम अपने पिताजी, माताजी या गुरुजी को पत्र लिखेंगे तो हम संबोधन उनके लिए प्रयोग करेंगे पूज्य। इसी तरह किसी बड़े भाई को, बड़ी दीदी को, भाभी को, चाचा को, मामा को यदि हम पत्र लिखते हैं तो उनके लिए हम संबोधित उन्हें हम करेंगे आदरणीय से। और यदि हम अपने छोटे भाई या मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो हमें उन्हें संबोधन देना होगा प्रिय। अब आते हैं हम चौथे अंग पर, वह है शिष्टाचार सूचक पदबंध या अभिवादन की उक्तियाँ। शिष्टाचार या अभिवादन के वाक्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि संबोधन किस प्रकार का है। शिष्टाचार के कुछ पदबंध इस प्रकार हैं। जैसे अब हमने संबोधन तो दे दिया, पूज्य पिताजी, माताजी, गुरुजी, अब उसके बाद हमें देना होता है उनके अभिवादन। हम उनका कैसे करते हैं, तो हमें इसके लिए चरण स्पर्श, प्रणाम, सादर नमस्कार, सप्रेम नमस्ते आदि का प्रयोग करना चाहिए। और यदि हम अपने छोटे भाई या मित्र या बहन को पत्र लिख रहे हैं तो हमें प्रसन्न रहो, चिरंजीवी रहो, खुश रहो, मधुर स्नेह आदि शिष्टाचार सूचक पदबंध का प्रयोग करना चाहिए। अब इसकी पांचवा अंग आता है विषय वस्तु, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि विषय वस्तु से ही हमें लिखने वाले की विचार, भावों का असलियत में पता चलता है। शिष्टाचार सूचक शब्दों के बाद पत्र की मूल विषय वस्तु आती है। इसे पत्र का कथ्य भी कहते हैं। इसके अंतर्गत लेखक वे सभी बातें, विचार आदि व्यक्त करता है जिन्हें वह पाठक तक संप्रेषित करना चाहता है, अर्थात अपने विचारों को पाठक तक भेजना चाहता है। इसी के अंतर्गत लेखक की अभिव्यक्ति क्षमता, कि वह कैसे प्रकट कर रहा है अपने भावों को, उसकी लेखक की भाषा कैसी है, और कथ्य को प्रस्तुत करने का तरीके आदि का पता चलता है।
छठा इसका अंग है समापन निर्देश या स्वयं निर्देश। कथ्य की समाप्ति के बाद पत्र के समापन की बारी आती है। पत्र समापन से पहले आत्मीयजनों के विषय में पूछताछ की जाती है, आदर सम्मान आदि का भाव व्यक्त किया जाता है। अंत में स्वनिर्देश के अंतर्गत पत्र लेखक और पाठक के मध्य के संबंधों के आधार पर संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि पत्र लेखक और पाठक के बीच में कैसा संबंध है, इसके आधार पर ही हम स्वनिर्देश देते हैं। जैसे यदि पुत्र पिता को पत्र लिख रहा है तो स्वनिर्देश क्या लिखेगा? आपका पुत्र। और यदि आपका पिता पुत्र को पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? आपका शुभाकांक्षी, आपका शुभ चाहने वाला। ठीक है। अब है लास्ट सातवां अंग। इसका सातवां अंग है पत्र लेखक का नाम। अब जो स्वनिर्देश के नीचे पत्र लेखक को अपना नाम लिखना चाहिए। परीक्षा भवन में पत्र लिखते समय नाम के स्थान पर क, ख, ग या आभासा आदि लिख सकते हैं। अब आते हैं हम अनौपचारिक पत्र के प्रारूप पर। अभी हम कर रहे हैं किसका विवरण कर रहे हैं? अनौपचारिक पत्र। तो सबसे पहले हम अनौपचारिक पत्र का हमने देख लिया, प्रारूप देख लिया, जिसे हम अंग भी कह सकते हैं। अब आते हैं अनौपचारिक पत्र के प्रकार। अनौपचारिक पत्र कई प्रकार के होते हैं। पहला, बधाई पत्र। जब हम किसी के जन्मदिन, शादी, विवाह, मकान के मुहूर्त या कोई भी शुभ काम होने पर हमें पता चलता है और हम उससे पत्र लिखते हैं, उसे कहते हैं बधाई पत्र। दूसरा, शुभकामना पत्र। यदि कोई आपका मित्र, बहन, छोटा भाई, बड़ा भाई, कोई भी यदि किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो हम उसके लिए शुभकामना देते हुए उसे पत्र लिखा जाता है। निवेदन पत्र। जब हम किसी से कहीं जाने की अनुमति मांगते हैं या निवेदन चाहते हैं, उनसे कुछ इच्छा रखते हैं, तब हम निवेदन पत्र लिखे जाते हैं। फिर है संवेदना, सहानुभूति, सांत्वना पत्र। जब हम किसी को, इसे शोक पत्र भी कहते हैं, कि यदि हम किसी को, जैसे किसी की दादी की, दादा की, किसी की मृत्यु हो जाने पर जब हम अपने मित्र या किसी जानने वाले संबंधियों को पत्र लिखते हैं शोक प्रकट करते हुए, तो उसे संवेदना पत्र कहते हैं। सांत्वना पत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। यदि कोई आपके जान पहचान के व्यक्ति, कोई आपके व्यक्तिगत संबंध जिससे होते हैं, वो किसी काम में, किसी कार्य में असफल हो गया है, तो उसे सांत्वना देते हुए पत्र लिखा जाता है। अब है नाराज़गी खेद पत्र। यदि किसी मित्र, भाई, बहन, किसी के बीच में कोई किसी तरह की नाराज़गी के कारण संबंधों में दरार पड़ गई है, तो ऐसे में लेखक अपनी गलती मानते हुए और माफ़ी मांगते हुए जब पत्र लिखता है तो उसे हम कहते हैं नाराज़गी या खेद पत्र। सूचना वर्णन संबंधी पत्र। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे अपने संबंधी को, मित्र को कोई अपने कोई सूचना देना चाहता है, अर्थात यदि आपके मानो आपके विद्यालय में कोई कार्यक्रम हुआ है और आप उसका वर्णन अपने मित्र को या अपने परिवार के किसी सदस्य को देना चाहते हैं, तो आप उसका वर्णन करते हुए जो पत्र लिखते हैं उसे हम कहते हैं सूचना संबंधी पत्र। या आप किसी भी यात्रा पर गए हैं और अपनी यात्रा का वर्णन करना चाहते हैं तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है निमंत्रण पत्र। जब हमारे घर में कोई शुभ काम होता है, शादी, विवाह, जन्मदिन आदि, और हम अपने किसी प्रिय को उस पर आमंत्रित करना चाहते हैं, तो हम ये निमंत्रण पत्र, ऐसे को निमंत्रण पत्र कहते हैं। आभार प्रदर्शन। आभार। जब हमारी किसी ने कभी किसी समय में हमारी किसी भी तरीके से यदि सहायता की है और हमें उससे कोई लाभ पहुंचा है, तो हम उसे आभार व्यक्त करते हुए उसको धन्यवाद देते हुए जो पत्र देते हैं, लिखते हैं, उसे आभार प्रदर्शन पत्र या धन्यवाद पत्र भी कहा जाता है।
अनुमति पत्र, अनुमति में जब हम किसी अपने शिक्षक से, बड़े से किसी कार्य को करने की अनुमति चाहते हैं कि हम यहाँ जा सकते हैं या मैं ये कर सकता हूँ, उसे हम कहते हैं अनुमति पत्र। नेक्स्ट आता है सुझाव या सलाह पत्र। जब हम अपने किसी मित्र को, भाई को, बहन को या कोई अपने मित्र को, कोई व्यक्ति या अपने पुत्र को कोई सुझाव या सलाह देना चाहता है, उसे हम कहते हैं सुझाव या सलाह पत्र। अर्थात जैसे परीक्षा की तैयारी के लिए पिता यदि पुत्र को पत्र लिखेगा तो वो उन्हें सुझाव देंगे कि तुम्हें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। ऐसे पत्र सुझाव पत्र कहलाते हैं। क्षमा याचना एवं आश्वासन संबंधी पत्र। यदि हमसे कोई गलती हो गई है, किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है और वो अपने किसी संबंधी को उसकी गलती मानते हुए, अपनी गलती मानते हुए उसे पत्र लिखता है और आगे आश्वासन देता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसे पत्र को कहते हैं क्षमा याचना एवं आश्वासन संबंधी पत्र। तो आज हमने इसका औपचारिक पत्रों के बारे में जाना, पत्र के प्रकार जाने, जिसमें सबसे पहले अनौपचारिक पत्रों के बारे में हमने पढ़ा, उसके प्रकार पढ़े, उसके अंग पढ़े। अब आगे हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। तो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।